हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सीरीज में हम लोग बात कर रहे थे कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्या होते हैं। उसके बाद हमने आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 के जितने सारे कंसेप्ट्स हैं उसको भी हमने देखा था। एंड फाइनली आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट 3, यानी कि पार्ट 3 में हम लोग बात करेंगे। पार्ट 3 मतलब ये वीडियो का पार्ट 3 है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 तो चल ही रहा है। आर्टिकल 14 के बारे में। आर्टिकल 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसे हम बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी, मतलब समानता का अधिकार। तो आज हम जानेंगे कि समानता का अधिकार क्या है और समानता का अधिकार का जो दो कंपोनेंट है, पहला है इक्वालिटी बिफोर द लॉ और सेकंड है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इसका मतलब क्या है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ को नेगेटिव कॉन्सेप्ट क्यों बोलते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ को पॉजिटिव कॉन्सेप्ट क्यों बोलते हैं, और जो इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है उसके थ्रू भी देखने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में ये भी जानेंगे कि एबी डाइसी का जो बुक है द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या कहता है। उनके द्वारा जो थ्योरी दिया गया है द रूल ऑफ द लॉ, उसके तीन जो कंपोनेंट है, जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो क्या कहते हैं और उनके तीनों कंपोनेंट में से दो ही कंपोनेंट क्यों लागू होते हैं इंडिया में, एंड थर्ड वाला कंपोनेंट क्यों नहीं लागू होता, इस पे भी थोड़ा सा डिस्कशन करने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले समझते हैं कि आर्टिकल 14 हमारा जो है वो कहता क्या है। तो इसको हम लोग बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी, दैट इज समानता का अधिकार। और अगर मैं आपको डिफिनीशन बताऊं तो ये रहा डिफिनीशन कि आर्टिकल 14 कहता क्या है। बट ये बड़ा सा डिफिनीशन है, मैं इसको छोटा सा करके समझाता हूं इसका मतलब क्या है। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि कानून के नजर में जो भी भारत के नागरिक है वो बिल्कुल एक समान होने वाले हैं। कानून किसी के साथ भी किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करेगा। यानी मतलब ये है कि स्टेट का कोई भी अथॉरिटी, चाहे वो छोटा अथॉरिटी हो चाहे वो बड़ा अथॉरिटी हो, या जिसके पास भी अधिकार है नियम बनाने का, वो जो भी नियम बनाएंगे आपके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है बिल्कुल एक समान, कानून की आंखों में आप बिल्कुल एक समान रहेंगे। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है कि क्या सबको एक समान देखना क्यों जरूरी है। कुछ लोग बहुत छोटे हैं, कुछ लोग बहुत बड़े हैं, हो सकता है वो लोग फिजिकली बड़े हो या हो सकता है वो लोग फाइनेंशियली बड़े हो। तो क्या ये जो फाइनेंशियली और फिजिकली बड़े छोटे लोग हैं उनको एक समान देखना सही है? तो इसी के वजह से एक नया कॉन्सेप्ट आया इसमें, एंड दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। दैट इज द पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ आर्टिकल 14, जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे के चैप्टर में। तो फिर से हम लोग बात करते हैं कि आर्टिकल 14 के जो दो कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से हैं। पहला कंपोनेंट कहता है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ और सेकेंड कंपोनेंट बोलता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। और ये जो सेकेंड कंपोनेंट है उसको हम लोग पॉजिटिव बुलाते हैं। ये मैं आपको वीडियो में समझाऊंगा कि क्यों इसे पॉजिटिव बोलते हैं, और ये भी समझाऊंगा कि इक्वालिटी बिफोर लॉ को हम लोग नेगेटिव कॉन्सेप्ट क्यों बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ क्या है। तो देखिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ का तीन कंपोनेंट है। वैसे इसका मीनिंग बहुत सिंपल है, लेकिन इसको तीन पार्ट में तोड़ के समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला होता है कि एब्सेंस ऑफ द स्पेशल प्रिविलेज। इसका मतलब यह है कि कोई भी इंसान कानून के नजर में या सरकार के नजर में स्पेशल नहीं है, खास नहीं है, विशेष नहीं है। उसको कुछ विशेष तरीके का जो ट्रीटमेंट है वो नहीं यहाँ से दिया जाएगा। हालांकि आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे इसमें एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन पे भी हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन इसका मतलब सिंपल सा है इस लॉ का, कोई भी इंसान कानून के नजर में किसी भी तरीके से खास नहीं है। सेकेंड नंबर पे देखें तो इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स टू द लॉ ऑफ द लैंड। जो भी कानून बनाया गया है भारत के भीतर, भारत में रह रहे जितने सारे लोग हैं सबको मानना है। इनके ऊपर कोई दूसरे कंट्री का लॉ नहीं लागू होगा, यहाँ का ही लॉ उन पे लागू होगा और उन सबको मानना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि जो भी लॉ ऑफ द लैंड है, जो भी भारत सरकार के द्वारा बनाए गए नियम कानून है, भारत में रह रहे सारे लोग इसको मानने के लिए बाध्य है। एंड थर्ड पे है नो पर्सन इज अबव द लॉ। कोई भी पर्सन अपने आप को ये नहीं समझे कि वो क्या है, कानून से ऊपर है। बहुत सारे आपने मूवी देखा होगा, उसमें जो विलेंस होते हैं बोलते हैं कि हम तो कानून से ऊपर है, हम कानून वगैरह को नहीं मानते हैं। लास्ट में उन लोगों को कानून को मानना पड़ता है। तो मतलब ये है कि कोई भी पर्सन जो है वो कानून से ऊपर नहीं है, बल्कि वो क्या है, कानून के नजर में समान है। तो ये जितने सारे 1 2 3 है, ये सारे क्या है, ये कंपोनेंट है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। और ये जो कंपोनेंट है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये क्या है, एक नेगेटिव है। अब समझो ये नेगेटिव क्यों है। मान लो कि एक राष्ट्रपति है और एक चपरासी है, ये दोनों क्या है, अगर ये छोटे मोटे दोनों क्राइम करते हैं तो ये दोनों को कोर्ट में जाना पड़ेगा और इन पे सुनवाई होगी। बट
एक राष्ट्रपति जो होता है उसके पास बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है और उनके ऊपर इन सब रेस्पॉन्सिबिलिटी के कारण बहुत ज्यादा काम भी करना पड़ता है। तो अगर इस चपरासी के जैसा इसको भी ट्रीट किया जाए लॉ की नजर में, तो इनका जो ऑफिस का ड्यूटी होगा वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे बाध्य हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए अगर कोई भी पर्सन जाके बोल दे कि राष्ट्रपति जो है मेरे यहाँ से ये चुरा लिए, उनका कार जा रहा था उसके वजह से क्या हुआ कि मेरा मुर्गी मर गया, मेरा बकरी मर गया, और इसके वजह से क्या करे इन पे केस कर दे, और उस केस की वजह से इनको क्या हो, जो उनका डे टू डे ऑफिस का जॉब है वो बाध्य हो जाए, उनको बार बार कोर्ट में आना पड़े। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये तो नेगेटिव कंसेप्ट हो गया, क्योंकि हो सकता है कि जो भी इन पे आरोप लगाए गए हैं बिल्कुल बेबुनियाद हो, मीनिंगलेस हो। तो इसीलिए कुछ लोगों को यहाँ पे क्या किया गया है, स्पेशल प्रिविलेज दिया गया है, और इसी के कारण इसको क्या बोलते हैं, निगेटिव कंसेप्ट। मतलब ये किसी को भी नहीं छोड़ता है, कोई भी पर्सन हो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चपरासी, हम आप, कोई भी, सब एक समान है। किसी पे भी अगर झूठा भी आरोप लगेगा तो उसको उठ के जाना है कोर्ट में अपने आप को प्रूव करने के लिए कि नहीं हम झूठे नहीं है। तो इसी के वजह से क्या है, इसको नेगेटिव कंसेप्ट बोला जाता है। अब बात करते हैं कि ये जो कंसेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये आया कहाँ से? तो ये आया हुआ है यूके से, यानी कि आप इसे सिंपल भाषा में समझो, ये आया हुआ है कहाँ से, ब्रिटेन से। एबी डाइसी जो यूके के थे, इन्होंने एक किताब लिखा था, किताब का नाम था द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 1885 में इन्होंने ये किताब लिखा था, और इस किताब में इन्होंने दिया था एक लॉ, एंड दैट इज रूल ऑफ द लॉ। और रूल ऑफ द लॉ का जो कंपोनेंट है वो 3 है, और इस तीनों कंपोनेंट में जो 2 कंपोनेंट है वो इंडिया के कंटेक्स्ट में सही है, बट जो थर्ड वाला कंपोनेंट है वो इंडिया के कंटेक्स्ट में नहीं लगता है। तो पहला बोलता है अब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि भारत के बनाए गए जो भी कानून एंड नियम है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है, जिसको हमने अथॉरिटी दी हुई है, उसके अलावा कोई भी दूसरा अगर पर्सन है, दूसरा अगर कोई बॉडी है, वो आप पे किसी भी नियम कानून को थोप नहीं सकता है, आप उसमें बाध्य नहीं है, एक्सेप्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, लॉ जो है वही सुप्रीम, उसके अलावा कोई भी सुप्रीम नहीं हो सकता है। आपको किसको मानना है, आपको लॉ को मानना है, ना कि किसी अदर बॉडी के द्वारा बनाए गए नियम को मानना है, ना किसी पर्सन के द्वारा बनाए गए नियम को आप मानने के लिए बाध्य है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं तो मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हो, तो ये बाध्य नहीं आप पे कि आप जाए वहां पे 9 से 4 या 9 से 6 जो भी काम करें आप करें, आप जब चाहे उसको छोड़ सकते हैं। हालांकि इसके बदले में आपको सैलरी वो नहीं देगा क्योंकि आप काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने कुछ नियम बना दिए हैं जो कि आपको मानना ही मानना है, और अगर आप उसको नहीं मानते तो क्या करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको पनिश करेगा। और उस किसके लिए पनिशमेंट देगा, नहीं मानने के लिए, या वो फिजिकल हो सकता है या वो फाइनेंशियल हो सकता है, तो आपको यहाँ पे पनिशमेंट किया जाएगा। तो यही सिंपल सा मतलब है नंबर 1 का कि सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, जो लॉ है वही सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं है। सेकेंड नंबर पे है इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन्स टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। इसका सिंपल सा मतलब है ईबीएल, यानी कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ये जो इनका सेकेंड नंबर है यही कहता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यही कंसेप्ट हमने डिस्कस किया है, और यही आर्टिकल 14 का एक पार्ट, जिसे हम नेगेटिव भी बोलते हैं। तो ये बोलते हैं कि इक्वल सब्जेक्शन ऑफ द ऑल सिटीजन्स ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ, जो भी लॉ बनाया गया है उसके समक्ष जो भी लोग हैं क्या है, बिल्कुल इक्वल होने चाहिए, उसमें किसी को भी प्रिविलेज नहीं देना है, कोई भी अबव द लॉ नहीं होना चाहिए। इसी में हमने 3 कंपोनेंट बना के इजिली समझा कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ का मतलब क्या है। तो कोई भी अगर पूछे कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ कहाँ से आया है, तो यह है ब्रिटेन से, एबी डाइसी ने दिया है। एबी डाइसी का बुक का नाम क्या था, द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें क्या था, एक रूल था, दैट इज रूल ऑफ द लॉ। और रूल ऑफ द लॉ में 3 कंपोनेंट थे, जिसमें पहला कंपोनेंट था कि सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, और सेकंड कंपोनेंट है इसका नाम है ईबीएल, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। एंड थर्ड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको समझना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्यों नहीं लागू होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, यहाँ पे प्राइमेसी होगा। अगर इस रूल के थ्रू भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत में कोई भी अथॉरिटी हो, वो सारे अथॉरिटी क्या है, छोटे हैं जब बात आती है इंडिविजुअल राइट्स की। मतलब एक इंसान का जो राइट्स है उसका प्राइमेसी ऊपर होना चाहिए, उसके बाद ही कोई कानून, लॉ, नियम, गवर्नमेंट आता है, उससे पहले कोई नहीं आता है। और ये यहाँ पे लागू नहीं होता है क्योंकि ऐसा है नहीं रियलिटी में, कानून ही सब कुछ है यहाँ पे। और कानून जब भी हम बोलते हैं तो हमारा मतलब होता है सिंपल सा,
COI, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसी का प्राइमेसी इंडिया में। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि इंडिया में सबसे ज्यादा सुप्रीम कौन है और प्राइमेसी किसको दिया जाता है, तो ना कि सुप्रीम कोर्ट को, ना ही पार्लियामेंट को, ना ही प्रेसिडेंट को, ना ही प्रधानमंत्री को। सबसे ज्यादा प्राइमेसी और सबसे नंबर 1 पे है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपना जो अधिकार है कहां से ड्राइव करती है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये पीपल ऑफ इंडिया से ली हुई है। इसमें बहुत सारा डिबेट भी चलते रहता है समय समय पे कि क्या जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसमें कुछ लोग जो बैठ के कानून बना रहे थे या संविधान को लिख रहे थे, वो क्या पूरे हमारे जो कंट्री के लोग हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे? उनको कैसे पता कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके वॉइस यहाँ पे सुने नहीं गए हों? तो इस पे हम लोग नहीं जाएंगे, ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। बट आप देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू टाइम, जैसे जैसे टाइम इवॉल्व करता है, जैसे जैसे हम आगे जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का वैसे वैसे जो इंटरप्रिटेशन होता है वो बदलते रहता है। जो भी कानून लगता है कि इररिलेवेंट है आज के कंटेक्स्ट में, उसको चैलेंज किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो नए इंटरप्रिटेशन के साथ आते हैं। और आपने बहुत बार देखा होगा कि जहां पे पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है बट फिर भी उसको जजेस जो होते हैं उसको काट देते हैं, क्योंकि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्या होना चाहिए, सुप्रीमेसी होना चाहिए। तो यही रीजन है जिसके वजह से हमारे यहाँ ये थर्ड कंपोनेंट लागू नहीं होता है, दैट इज प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। किसी व्यक्ति का अधिकार से कहीं बहुत बड़ा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसको बनाने के पीछे रीजंस भी थे। आप सोच के देखो कि जो इंडिया है बहुत ही ज्यादा एक प्लूरल सोसाइटी है, डाइवर्सिटी से भरा हुआ है। ऐसे में अगर किसी इंडिविजुअल राइट्स को प्राइमेसी दे दी जाती तो यहाँ पे दिन रात कॉन्फ्लिक्ट ही होता। हालांकि कॉन्फ्लिक्ट ऐसे भी चलते हैं बट इसके कारण बहुत कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कम है। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो प्लूरालिटी है, ये जो डाइवर्सिटी है, इसी की वजह से हमने सुप्रीमेसी किसको दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, ताकि सारे जो लोग हैं, जिस भी रेस के हों, जिस भी रिलीजन के हों, जिस भी नेशनैलिटी के हों, बट वो बन गए हैं इंडियन नेशनैलिटी की, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को क्या करे, सुप्रीम माने। तो आई होप इसके वजह से क्या होगा, एक सेंस ऑफ यूनिटी भी क्रिएट होता है कि हाँ, हम किसी पर्सन या हम किसी लॉ विशेष को नहीं मानते बल्कि एक किताब को मानते हैं जो सबको क्या समझता है, इक्वल समझता है। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। एक कंपोनेंट यहाँ पे बच गया है, उसका नाम क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। और ये कंपोनेंट इसलिए बचा है कि वो थोड़ा सा बड़ा है। उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेनका गांधी का केस भी। और मेनका गांधी के केस में ना ट्रिनिटी का जो लॉ दिया गया था उसे भी हम लोग थोड़ा देखेंगे। उसमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स भी हैं। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।